बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। प्लीज़ अम्मा, मुझे मत मारे। मुझे दर्द हो रहा है। अब्बा प्लीज़ अम्मा को रोके। मैं बेकसूर हूँ, पाक दामन हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें। मैं रो रो कर अम्मा को अपनी बात का यकीन दिला रही थी, मगर अम्मा मेरी कोई भी बात सुनने के लिए राजी न थी। अम्मा ने मुझे लातों और घूसों के आगे रखा हुआ था। वो मुझे बेतहाशा मारे जा रही थी, साथ ही साथ मुझे बद्दुआएं दे रही थी। अरे कमबख्त, एक तो मुंह काला करके आई है, किसी का गंध लेकर पेट में घूम रही है, ऊपर से कह रही है कि तूने कुछ नहीं किया। अरे तूने मुझे किसी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि तू हमारे ही सरों में खाक डाल दे। अरे इससे तो अच्छा था कि तुझे पैदा होते साथ ही मार देती, तेरा गला घोंट देती, या फिर कचरे की किसी ढेर में फेंक देती, तो कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। कितनी बदनामी हुई है हमारी। अरे अगर तूने ये गुल खिला ही लिया था तो वहीं मर जाती ना, वापस क्या लेने आई है? हम भी कह देते कि मर गई है, इतना शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। अरे देख अपने बाप की तरफ, उसके झुके हुए कंधे देख, उसका सफ़ेद सर देख। उसने तुझे पालते पालते अपनी पूरी जान लगा दी। तेरी हर एक ख्वाहिश को मुंह से निकलने से पहले पूरा करता रहा, ताकि तुझे कोई हसरत ना रहे, तुझे कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए उसने कभी सर्द गर्म का एहसास तक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे, कि कहीं तू किसी के सामने शर्मिंदा ना हो जाए कि हम गरीब हैं। तुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के आगे सर न झुकाना पड़े। और तूने क्या किया? अपने उसी बाप को ही शर्मिंदा कर दिया। अरे कुछ तो ख्याल कर लेती, कुछ तो लाज रख लेती हमारी। अम्मा मुझे मारते मारते थक गई थी और अब एक तरफ होकर बैठकर रोने लगी थी। मैंने एक नज़र अब्बा की तरफ देखा था, वहां भी अपने लिए बेचैनी देखकर मेरे दिल में बेतहाशा दर्द उठा था। अम्मा सही कहती थी, इस सबसे पहले ही मुझे मर जाना चाहिए था। काश कि उस दिन मैंने अपने माँ बाप के साथ जिद ना लगाई होती, तो आज मुझे ये दर्दनाक दिन ना देखना पड़ता। अभी कुछ देर पहले घर में मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे। उनकी आमद का अम्मा ने मुझे हफ्ता पहले ही बता दिया था। मैं भी खुश थी। उनके आने से पहले मैंने सबके लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खूब इंतजाम किए थे, और इसके बाद खुद भी खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी। मगर मुझे नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद मेरे साथ क्या होने वाला था। पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत कुछ खराब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बदहजमी सी हो गई थी। अब्बा को तंग करना मैंने मुनासिब न समझा था और घर में ही फक्की वगैरह खा ली थी ताकि खुद ही आराम आ जाए। वो लोग जब आए तो कुछ देर बाद अम्मा मुझे बुलाने आ गई थी। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं चाय वगैरह लेकर एक ही मरतबा आऊं। मैं कमरे से निकलकर किचन में गई। इस दौरान मुझे हल्का सा चक्कर आया था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया था और चाय और दूसरे लवाजमात लेकर बैठ गई थी। अभी मैं चाय की ट्रे टेबल पर रखने ही लगी थी कि एक मरतबा फिर से मुझे जोरदार चक्कर आया। मैं कोशिश के बावजूद भी खुद को संभाल नहीं सकी थी। अगले ही पल ट्रे मेरे हाथ से छूटकर जमीन बोस हुई। प्यालियां जमीन पर लगते ही टूटकर चकनाचूर हो गई थी। चाय पूरे फर्श पर फैल गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। आंखों के सामने सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल मैं भी लहराती हुई गिरी। चाय और प्यालियों के टुकड़ों पर जमीन बोस हुई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद थी, जबकि सब मेहमानों के साथ साथ अम्मा अब्बा भी कमरे में इंतहाई परेशानी की हालत में खड़े थे। अब्बा डॉक्टर को बुलाने जा रहे थे जब उन आए हुए मेहमानों में से एक औरत बोली कि किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्टर है और मुझे खुद ही देख लेगी। उसने मेरी नब्ज़ चेक की और उसके बाद बारी बारी मेरी आंखों को पूरा खोल कर देखा। मैंने उठने की कोशिश की थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मगर दूसरी बोली, कैसे कुछ नहीं हुआ? यूं चक्कर आना कोई मामूली बात नहीं है, खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी ना हो। उस डॉक्टर औरत ने फौरन से साथ आए एक 15 साल लड़के को भेजकर गाड़ी से फर्स्ट एड मंगवा लिया था। उसने पहले मेरे जख्मों पर पट्टी की, फिर मुझसे पूछा कि मेरी यह हालत कब से है। तो मैंने उसे बताया कि बस 2-3 दिन से हल्के फुल्के चक्कर आ रहे हैं और दिल खराब हो रहा है। मैंने घर में दवाई खा ली थी बदहजमी की, मुझे अक्सर बदहजमी हो जाती है। मेरी बात सुनकर वो औरत गौर से मुझे देखने लगी थी और फिर अम्मा की तरफ देखकर कहने लगी कि हमें आपसे ये उम्मीद न थी। हम तो आप लोगों को नेक और शरीफ लोग समझकर रिश्ता लेकर आए थे, मगर आप लोग तो इस काबिल ही नहीं हैं। अम्मा अब्बा और बाकी सब हैरत से मुंह खोले उसी की तरफ देख रहे थे। परेशान तो मैं भी थी कि वो औरत क्या बोल रही थी। साथ ही साथ मुझे उस पर गुस्सा भी आया था कि वो मेरे माँ बाप से यूं बात कर रही थी। तभी अम्मा उससे बोली, बहन क्या हुआ है, आप ये सब क्यों कह रही हैं? हम तो वाकई शरीफ लोग हैं। अम्मा की बात सुनकर वो तंजिया मुस्कुराई थी और फिर उसकी अगली बात ने हमारे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। अम्मा फौरन से उसकी तरफ गई थी और उससे कहा, आप होश में तो हैं, आप ही कैसे कह सकती हैं? ये सच नहीं है, उस औरत ने कहा था। अच्छा, आप लोग शरीफ हैं, शरीफ लोगों के घरों की बेटियां भी बिन ब्याहे माँ बन जाती हैं, ये तो मैंने पहली मर्तबा सुना है।
उसने अम्मा को कहा कि उसके पास 10 साल का तजुर्बा है, वो शक्ल देखकर ही बता देती है, और आपकी बेटी की सारी अलामात भी आपके सामने हैं। पता नहीं किसका गुनाह हमारे सर थोप रहे थे। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते ही हमें हकीकत से आगाही हो गई, वरना मेरा बेटा तो मुफ्त में ही फंस जाता। उस औरत ने अम्मा को कहा कि अपनी शरीफ घर की शरीफ बेटी से पूछे उसने किसके साथ मुकाला किया है, और फिर इसी के जैसे उस शरीफ को बुलाकर अपनी इस शरीफ बेटी को रुखसत कर दें। अभी तो सिर्फ शादी से पहले माँ बनने की खबर मिली है। ये ना हो कि कल को किसी को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ही आपकी बेटी बिन ब्याहे ही बच्चे को पैदा कर ले। चलें भाई, हाँ यहाँ से। वो औरत कहते साथ ही बाकी सबको अपने साथ लिए चली गई थी, जबकि मैं उसके अल्फाज सुनकर हक तक सी बैठी थी कि ये क्या क्या कह कर गई है। मैं भी उसके अल्फाज सुनकर सदमे में थी, जब अचानक अम्मा किसी चील की तरह मुझ पर झपटी थी और मुझे मारना शुरू कर दिया था, जबकि मैं अपना कसूर सोच रही थी कि कहाँ मुझसे गलती हो गई थी जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा था। अम्मा मुझसे बार बार बच्चे के बारे में पूछ रही थी, मगर मुझे कुछ पता होता तो मैं किसी को कुछ बताती ना। मैं तो खुद भी इस सारे किस्से से लाइम थी। मैं सारी रात रोती रही थी। सुबह में उठी और अपनी एक दोस्त के पास जाने का सोचा, जो एक डॉक्टर थी। मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद उस औरत को गलतफहमी हुई हो, इसीलिए अपनी गलतफहमी दूर करने अपनी दोस्त के पास जाने लगी थी, जब अम्मा ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मैं अम्मा के पैरों में बैठ गई और अम्मा को कहा कि अम्मा, बस मुझे एक मरतबा जाने दे, मैं एक मरतबा कन्फर्म करके आ जाऊं, उसके बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। अम्मा ने मेरा यकीन नहीं किया। उसको लग रहा था कि मैं डॉक्टर का बहाना करके फिर से कहीं जा रही हूँ। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नतें की। आखिर अब्बा आए और अम्मा को मुखातिब करके बोले कि जाने दो इसे, जहाँ जाती है तुम इसके साथ जाओ। इसके बाद ये घर से बाहर निकली तो इस पर वापसी के दरवाजे बंद हो गए, और अगर आज ये गलत साबित हुई तो इसको मेरी हर बात माननी होगी। जो मैं कहूँगा इसको वही करना होगा। मैंने अब्बा की हर बात पर सर हिला दिया और फिर अम्मा को साथ लेकर अपनी दोस्त की क्लिनिक चली गई। उसने मेरा तफसीली चेकअप किया और उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो कल वो औरत देकर गई थी। मेरी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। मेरी सहेली मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी जैसी डरपोक लड़की भी ऐसा कदम उठा सकती है। उसने मुझसे पूछा, ये सब क्या है और कैसे हुआ? तो मैंने उसे पिछले 3-4 दिन से रहने वाली हालत और कल उस औरत की बताई गई बात मनोवन बता दी। उसने कहा कि वो औरत इस फील्ड की स्पेशलिस्ट है, उसको काफ़ी तजुर्बा है, वो काफ़ी पुरानी है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। और अभी मैंने भी तुम्हें जो कुछ बताया है वो भी बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हारी बात पर यकीन करना मुझ समेत तुम्हारे माँ बाप और जो कोई भी सुनेगा उन सब के लिए मुश्किल है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, जबकि तुम प्रेग्नेंट भी हो। अब तुम ही बताओ कैसे तुम्हारी बात का यकीन करें। ये जो तुम्हारी हालत है, इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो तुमने अपनी मर्जी से ये सब किया है और सबको बताने से डर रही हो, या फिर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है। अब ये तुम ही बेहतर बता सकती हो कि क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो ये मानने वाली बात नहीं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो और तुम इससे अनजान हो? मेरी सहेली की गई एक एक बात सच थी। वो अम्मा के सामने मुझसे सब पूछ रही थी। मैं फूट फूट कर रो दी थी और अपनी दोस्त से कहा कि इसी बात का तो सारा रोना है, और किसी को नहीं, कम से कम मुझे तो पता होता। मगर मेरे यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, और अपनी मर्जी से ऐसा घटिया काम करना तो दूर, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। मगर न जाने मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। रोते रोते मेरी हालत बुरी हो गई थी, और तब मेरी दोस्त ने मुझे पानी पिलाया और मुझे कहा, तुम फिक्र मत करो, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कर दूंगी, मगर किस्सा अबॉर्शन करने से ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें अपने गुनहगार को ढूंढना होगा। अगर ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं हुई, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी ने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया है। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। खुद को संभालो और याद करो, और चुप बिल्कुल मत बैठना। बदनाम तुमने होना था, सो हो गई। अब तुम्हें पुलिस में जाना चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद करें। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं अपने भाई से तुम्हारा केस डिस्कस कर लेती हूँ। तुम जानती हो ना, वो पुलिस में है, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। तब तक तुम भी घर में जाओ, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, सिर्फ महीने ही हुआ है। अब तुम दिमाग को रिलैक्स करके गुज़िश्ता महीने के बारे में बारीक बीनी से सोचो, शायद कोई सिरा मिल जाए। पुलिस की बात सुनकर अम्मा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो मजीद बदनामी नहीं चाहती थी, और तब मेरी सहेली बोली कि कोई बदनामी नहीं होगी। मेरा भाई आजकल ऐसे ही केस हैंडल कर रहा है। उसने बताया था कि ये सिर्फ मेरा मामला नहीं था, आजकल हर दूसरी से तीसरी लड़की के साथ यही सब हो रहा है।
और वो लड़कियां भी मेरी तरह इसके बारे में मुकम्मल लाइल्म होती थी। 2-3 ने तो खुदकुशी कर ली थी, इसीलिए अब उसका भाई इस बारे में तफ्तीश कर रहा था। मेरी दोस्त ने मुझे परसों की तारीख दी कि मैं आकर अबॉर्शन करवा लूँ, साथ ही मैं उसके भाई से भी मिल लूँ। मैं और अम्मा उसका शुक्रिया अदा करते क्लिनिक से घर के लिए निकल आए थे। जाते हुए अम्मा जो सीख कबाब बनी हुई थी, वापसी पर उनका लहजा ही अक्सर बदला हुआ था। यकीनन अम्मा को मेरी बेबसी पर यकीन आ गया था और मैं दिल दिल में अपने दोस्त की शुक्रगुजार हुई थी कि उसकी बातों की वजह से अम्मा को मुझ पर यकीन आ गया था। घर आकर मैं अपने कमरे में चली गई थी, जबकि अम्मा ने क्लिनिक में होने वाली सारी बातें मानो और अब्बा को बता दी थी। तीसरे दिन मैं फिर से अम्मा के साथ क्लिनिक में मौजूद थी। मेरा ऑपरेशन हुए घंटा गुजर चुका था और अब मेरी हालत काफ़ी बेहतर थी। मैं अम्मा के साथ अब जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी, क्योंकि मैं पुलिस वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। इससे सरासर मेरी बदनामी हो जाती। मैंने अपनी दोस्त से कहा भी, मगर वो नहीं मानी और कॉल करके अपने भाई को क्लिनिक में ही बुला लिया। उसके भाई की रोबदार और शानदार पर्सनैलिटी देखकर मैं खौफजदा हो गई थी और मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। मैंने फौरन से पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगा लिया था और अपनी हालत दुरुस्त की थी। दूसरी तरफ मेरी सहेली का भाई दिलावर भी मुझे देखकर चौंक उठा था। फिर वो चलते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर आन बैठा। उसने मुझे सलाम करके मेरा हाल पूछा था और मैं उसका तंजिया लहजा सुनकर अब रो देने को थी। मैं मजीद उसके सामने नहीं बैठ सकती थी, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जब भी उसने अपनी बहन शांजो को आवाज़ दी और कहा, मिस अलीज़े को थोड़ी देर गार्डन में ले जाओ, मैं कुछ देर बाद वहीं आकर बात करता हूँ। वो मुझे लेकर गार्डन में चली गई थी, जबकि पीछे दिलावर काफ़ी देर तक अम्मा से पूछताछ करता रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो गार्डन में आया तो मैं शांजे के साथ बैठी हुई थी। वो भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और फिर शांजे को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अच्छी सी चाय बनवा कर लाए, तब तक वो मुझसे बात कर लेगा। शांजे ने घर की एनेक्सी में ही अपना क्लिनिक खोला हुआ था। मैं शांजे को नहीं जाने देना चाहती थी, मगर वो मुझे रिलैक्स रहने का इशारा करती चली गई। पीछे मैं दिलावर के सामने नजरें भी ना उठा पा रही थी। न जाने क्यों मुझे उसकी नज़रों से खौफ महसूस होता था। हमारे दरमियान काफ़ी देर खामोशी छाई रही थी और फिर उसी ने बात का आगाज़ करते हुए पूछा कि क्यों मिस अलीज़े, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैंने सुना है कि आपको खुली फिज़ा में रहना बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बिल्लियों की तरह उछलकर बाहर आ जाएगा। मैंने ज़बान से बोलने के बजाय सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया था। उसने कहा कि वो मेरे अलावा मुझ जैसी 11 और लड़कियों की केस भी हैंडल कर रहा था। उन सब का सीन भी मेरे जैसा ही है। मैंने इस बात पर भी सिर्फ सर ही हिलाया था, क्योंकि ये बात मुझे शान से बता चुकी थी। उसने मुझे कहा, तुम्हें पता है इस केस में मुझे क्या पता चला? तो मैं एकदम उसे देखने लगी। मुझे उसके बोलने का इंतज़ार था और तजस्सुस था कि वो क्या जानता है, मगर वो बड़ी सफाई से बात फेर गया था और फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं गुज़िश्ता 1 महीने में घर से बाहर कहीं गई थी या नहीं। मुझे उसका सवाल सुनकर बहुत अजीब सा लगा था और गुस्सा भी आया था, जिसका मैंने फौरी इजहार कर दिया था। मैंने गुस्से से उससे कहा, इस सब का मेरे घर से बाहर रहने से क्या ताल्लुक है? तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और मेरी तरफ झुककर मेरी आंखों में आंखें डाले कदरे आहिस्ता आवाज़ में बोला, इसी सवाल का ही तो ताल्लुक है मोहतरमा, क्योंकि जो कुछ आपके साथ हुआ है जाहिर सी बात है वो घर से बाहर ही हुआ है ना। घर के अंदर तो ऐसा कुछ होना मुमकिन ही नहीं, वो भी उस वक्त जब आप अकेले रहते हो। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जिसे देखकर मैं एकदम सीख पा हो गई। इससे पहले कि मैं उसे कुछ और कह दी, मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी जो उससे कह रही थी कि जी बेटा जी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि 1 महीना पहले ये कॉलेज के ट्रिप के साथ जिना पार्क गई थी। वहाँ कुछ रोला वगैरह हो गया था, शायद कोई चोरी हुई थी, किसी का इंतहाई कीमती सामान चोरी हुआ था, तो इसलिए उस पार्क की इंतजामिया ने उस पार्क को सील कर दिया था। वहाँ से रात 3 बजे वापस आई थी। इंस्पेक्टर ने अम्मा का शुक्रिया कहा और मेरी तरफ मुड़कर पूछा कि मेरी माँ जो कुछ कह रही है क्या वो सच है? तो मैंने हाँ में जवाब दिया था। उसने मुझसे उन दिनों की तारीख और आने जाने की तफसील पूछी जो मैंने मुख्तसरन उससे बता दी थी। उस दिन जून की 11 तारीख थी। कॉलेज से बज़ाहिर तो छुट्टियां थी, मगर हमारे कॉलेज वाले हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ही हमें ट्रिप पर लेकर जाते थे। अक्सर ट्रिप लाहौर, मरी और कराची वगैरह के होते थे, जो कभी 2 हफ्ते तो कभी 3 दिन और कभी 1 हफ्ते के होते थे। मेरे कॉलेज का यह आखिरी साल था, मगर मैं आज तक किसी ट्रिप के साथ न गई थी, क्योंकि मुझे घर से कभी इजाज़त ही नहीं मिली थी। अम्मा अब्बा को मुझ पर भरोसा था, लेकिन फिर भी वो मेरी एक रात भी बाहर गुजारने के हक में न थे, खुजा के 3 दिन और 1 हफ्ता। मगर इस मरतबा मैंने और मेरी जैसी ही काफ़ी सारी लड़कियों ने, जिनको मेरी तरह ही घर से कहीं दूर जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, मिलकर ख़ास तौर पर कॉलेज की प्रिंसिपल से दरख्वास्त की थी कि इस मरतबा की ट्रिप पर यहीं कहीं आसपास ही ले जाएं, किसी पार्क में या करीब ही की किसी और जगह। बिलाखिर हमारे बहुत ज़्यादा इसरार पर
हमारी दरखास्त मान ली गई थी और ट्रिप के लिए गुजरात के जिन्ना पार्क को मुंतखब किया गया था। हम लड़कियां जो कभी घर से मार्केट तक न गई थी, उनके लिए जिन्ना पार्क भी गुफरान नेमत से कम न था। हम इसी पर ही बहुत खुश थी। जो उनकी 11 तारीख को इतवार वाले दिन मैं 10 बजे अपने घर से निकली और फिर कॉलेज चली गई। सबने कॉलेज में इकट्ठे होकर कॉलेज की बसों में ही पार्क में जाना था। तकरीबन 11 बजे के करीब हम 65 लड़कियां लड़के और 20 हमारे मेल फीमेल असातिज़ा, तकरीबन 85 लोग 5 बसों और 5 कारों में जिन्ना पार्क पहुंचे थे। पार्क के अंदर जाते ही हम लोग अलग अलग ग्रुपों में तकसीम होकर इधर उधर घूमने फिरने लगे थे। शाम 7 बजे हमने वापस आना था, मगर हमारे निकलने से आधा घंटा पहले ही पार्क में शोर मच गया। धड़ाधड़ पुलिस के जवान अंदर आए थे और उन्होंने पूरे पार्क को घेरे में ले लिया था। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था और क्या नहीं। आखिर कुछ देर के बाद पता चला कि एक अमीर कबीर औरत का पर्स चोरी हो गया है, जिसमें उसका 9 तोले जेवर, 50,000 कैश, गाड़ी और 3 किनार पर बने बंगले की चाबियां थी। अब जब तक वो सारा सामान और चोर नहीं मिल जाता, तब तक पार्क सील कर दिया गया था। न कोई अंदर से बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। इर्द गिर्द हिलने जुलने की इजाज़त भी नहीं थी। जो जहां था उसको वहीं रोक दिया गया था। मैं भी उस वक्त अपनी दोस्तों के साथ डार्क रूम वाले भूतिया कमरे में थी। मैंने जब ये खबर सुनी तो बहुत परेशान हो गई। हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते रहे थे, मगर 12 बजे तक भी पार्क न खुला। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, दिमाग अलग से नर्वस हो रहा था। इसी दौरान मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और क्या नहीं। मैं जहनी दबाव के बायस बेहोश हो गई थी। दोबारा जब होश आया तो मैं पार्क के एक बेंच पर लेटी हुई थी और मेरी दोस्तें मेरे पास थी। चोर पकड़ा जा चुका था, इसलिए पार्क को ओपन कर दिया गया और सब एक एक करके घरों को लौट रहे थे। कॉलेज की 5 बसें और 4 कारें जा चुकी थी। बस कुछ स्टूडेंट और 4 टीचर रह गए जो मेरे इंतजार में थे। मेरे होश आने के बाद हम सब भी घरों को आ गए थे। इंस्पेक्टर दिलावर बड़े गौर से मेरी बात सुन रहा था। उसके बाद वो बोला, यानी आपको उस झूले ने हमला कर दिया। मैं और अम्मा हैरत से इंस्पेक्टर की तरफ देख रही थी कि उसने एक ऐसी बेतुकी बात की थी। उसने हम दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर बोला, आपकी कहानी सुनने के बाद मैं बस इतना ही अंदाजा लगा पाया हूं कि ना तो आपके साथ ज्यादती हुई है और ना ही आपने अपनी मर्जी से कुछ किया है, और उस झूले में जाने तक आप अपने होशो हवास में भी थी। फिर जो कुछ हुआ वो उस भूतिया बंगले के अंदर ही हुआ है। हो सकता है कि भूतिया बंगले की किसी जिन ने आपकी बेहोशी का फायदा उठाकर। खैर, आप परेशान ना हो, अब आपका केस मेरे हाथ में है, सो रिलैक्स रहें। वो भूत हो या कोई इंसान का बच्चा, जल्द अज जल्द आपके सामने होगा। बस आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है। मुझे जब जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपने मेरा साथ देना है। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ जिसने बुरा किया वो गुनहगार बहुत जल्द आपके कदमों के सामने होगा। इतना कहकर वो अम्मा की तरफ मुड़ा और कहने लगा, माँ जी, आप परेशान ना हो, बस अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा और चाय पी कर जाइएगा। उसके जाते ही मैंने एक सुकून भरी सांस खारिज की थी और मैं इस बेतुकी तफ्तीश से तंग हो गई थी। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने अम्मा को बोला कि मुझे जल्द से जल्द घर ले जाएं। मुझे तकलीफ हो रही है, मैंने आराम करना है। अम्मा शांजी को बुलाने जा रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। फिर अम्मा ने बाहर जाकर रक्षा रोका और मुझे सहारा देकर रक्षे में बिठा दिया। घर पहुंचते ही मैंने सुकून की सांस खारिज की थी और फिर अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल ऑन करके एक नंबर पर कॉल की थी, मगर नंबर मुसलसल मसरूफ जा रहा था। शायद उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। मैंने भी सर झटक कर मोबाइल दोबारा से ऑफ करके तकिए के नीचे डाल दिया था। मैं तो उसका ही भला करना चाहती थी, मगर ना तो ना सही, मैं आंखें मूंदे लेट गई थी। मेरे जहन में बार बार इंस्पेक्टर दिलावर का तफ्तीशी अंदाज घूम रहा था। अगर वो ऐसे ही तफ्तीश करता रहा तो उसने बहुत जल्द सच्चाई तक पहुंच जाना था। 2 दिन सुकून के गुजर गए थे। तीसरे दिन सुबह के वक्त मेरी आंख वाइब्रेशन सुनकर खुली थी। ये वाइब्रेशन मेरे मोबाइल की थी। मैंने फौरन से दराज खोलकर फ़ोन निकाला। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा नंबर किसी के पास ना था। नंबर तो दूर की बात, किसी को मेरे पास मोबाइल का इल्म भी नहीं था, सिवाय उस एक के। मेरे घरवाले भी नहीं जानते थे। फिर मैंने सोचा कि शायद उसी ने मुझे नंबर बदल कर कॉल की है, इसीलिए मैंने कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया और नींद में डूबी हुई आवाज़ में बोली, क्या मसला है, इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया है? बंदा अगले के आराम का ही ख्याल कर लेता है। मैंने कॉल उठाते साथ ही बगैर मुकाबिल की सुने उसको अच्छी अच्छी सुना दी थी। तभी स्पीकर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था और मेरी नींद भग से उड़ गई थी। कॉल इंस्पेक्टर दिलावर की थी, जिसने मुझे कहा कि घड़ी देखूं, सुबह नहीं दिन के 11 बज रहे हैं और ये कि वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर वो 5 मिनट से पहले कमरे से बाहर ना आई तो वो मेरे कमरे में आ जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने कॉल काट दी थी। उसको मेरे नंबर का कैसे पता चला? मगर इस वक्त बाहर जाना ज़रूरी था।
वरना कोई बात नहीं थी कि वो कमरे में ही आ जाता। मैंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोए और बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर बाहर निकली। मैं जैसे ही बरामदे में पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बेयकीनी से कभी इंस्पेक्टर दिलावर को देख रही थी और कभी उसके पहलू में अम्मा अब्बा की खूंखार नजरें जो मुझ पर ही जमी हुई थी। मैंने एकदम से मंजर से गायब होना चाहा था, मगर उसी वक्त अब्बा बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़े, मुझे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ मुड़ा और पैर दर पे कई थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद कर दिए थे। मेरा चेहरा घूम कर रह गया था। अब्बा ने मेरा गला पकड़ लिया था। वो मुझे जान से मारने वाले थे। जब इंस्पेक्टर दिलावर बीच में आ गया, उसने बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचाई थी। फिर अब्बा ने उसी वक्त मौलवी को बुलाकर मेरा निकाह उस लड़की के साथ करवा दिया था जिसको इंस्पेक्टर दिलावर पकड़ कर लाया था। निकाह के बाद अब्बा ने मुझे 1 मिनट घर में टिकने न दिया था, बल्कि मुझे थक के मार मार कर घर से निकाल दिया था। मेरा शौहर मुझे घर लेकर नहीं जाना चाहता था। उसने उसी वक्त मुझे तलाक देकर एक कोठे पर बेच दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागी थी और एक यतीम खाने में पनाह ली थी। तब से अब तक मैं उसी यतीम खाने में रह रही हूँ और अपनी किस्मत पर रोती रहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसमें किसी का भी कोई कसूर न था। मैंने खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद की थी। वो लड़का जिसको इंस्पेक्टर दिलावर पकड़ कर लाया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा कॉलेज फेलो और मेरा बॉयफ्रेंड था। और उस दिन उस भूतिया कमरे में जब हम दोनों स्टक हुए तो उस वक्त वहां हम दोनों के अलावा कोई न था। हमने तन्हाई और मौके का फायदा उठाया था और हर हद फलांग गए थे। उसके बाद मेरा बराए नाम बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर किसी और के पीछे हो गया था। मैंने शुरू में बड़ी आसानी से इंस्पेक्टर दिलावर को कुछ सच्ची झूठी कहानी सुनाकर मुतमईन कर दिया था, मगर मैं भूल गई थी कि वो एक शातिर पुलिस वाला है। उस दिन वो भी ऑपरेशन के दौरान उसी पार्क में मौजूद था जहां 12 जोड़े आपस में बदफेली करते हुए पकड़े गए थे। उसने एकदम से उन सब की फोटोज और वीडियोज मंगवा ली थी और अगले ही दिन मेरे बॉयफ्रेंड को पकड़कर मेरे सामने ले आया था। मैं अपने किए पर बेतहाशा पछता रही हूँ। काश कि मैं उस वक्त अपने माँ बाप की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल कर लेती तो आज यूं इस हाल में ना होती। मेरी सब पढ़ने और सुनने वालों से यही दरखास्त है कि जो मैंने किया वो आप में से कोई भी मत करिएगा। महरम रिश्तों के अलावा कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर कोई कितना ही सच्चा क्यों ना हो, भले ही वो दूध से नहा कर आया हो। तब भी यही भरोसा है जो हम लड़कियां नादानी में किसी पर करके अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।